हेलो दोस्तों, वेलकम टू यू सक्सेस। आज हम पिट 2023 के लिए यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो नई बुक आई है उसके अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं उसको कवर करेंगे। इस बुक में सिलेबस वाइज सेगमेंट वाइज कवर किया हुआ है, जिसमें पहले सिंधु घाटी की सभ्यता दिया है। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। तो धौलावीरा जो नगर था वह 3 भागों में विभाजित था। धौलावीरा जो नगर है जल संरक्षण की पद्धति के लिए जाना जाता है। धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण के मध्य स्थित खादिर द्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हड़प्पा संस्कृति की मुहर और टेराकोटा कला पर निम्नलिखित में से किस जानवरों को दर्शाया नहीं गया है। तो गाय को नहीं दर्शाया गया है। गाय का वर्णन मिलता है ऋग्वैदिक काल में इसका साक्ष्य मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए पसंदीदा शहर, ऑप्शन बी माउंट ऑफ द डेड, ऑप्शन सी रहने की जगह, ऑप्शन डी एक बाजार क्षेत्र। तो ऑप्शन बी माउंट ऑफ द डेड इसका अर्थ है मृतकों का टीला इसका। यह हड़प्पा कालीन महत्वपूर्ण नगर था मोहनजोदाड़ो। यहाँ पर बृहद स्नानागार प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे, तो ये तो सही है। ऑप्शन बी इन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया, गलत। ऑप्शन सी सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करती है। ऑप्शन डी सिंधु लोग कुत्तों, बिल्लियों और घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे, गलत। घोड़े का यहाँ पर एक जगह केवल साक्ष्य मिला है और पश्चिम बंगाल में नहीं था। आलमगीरपुर इसकी पश्चिमी सीमा थी, आलमगीरपुर जो मेरठ में पड़ता है। तो ऑप्शन ए सही है, उत्तर है इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी। तो एस राव ने लोथल की खोज की थी, एस राव ने। फिर नेक्स्ट देखें। सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का साक्ष्य कहाँ मिला है। घोड़े की अस्थियों का साक्ष्य तो सुरकोटदा से घोड़े की अस्थियों का साक्ष्य मिला है, जो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी से सभ्यता की संबंधित स्थल नहीं है। ऑप्शन ए कालीबंगन, ऑप्शन बी रोपड़, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी लोथल। तो जो पाटलिपुत्र है वो मगध से संबंधित क्षेत्र था और यह जो हड़प्पा कालीन स्थल नहीं था। अब हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होता है वैदिक संस्कृति के अंतर्गत पहला क्वेश्चन है, उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन ए बच्चे को एक औपचारिक नाम दिया जाता था, ऑप्शन बी सूर्य को और चंद्रमा के औपचारिक दर्शन कराए जाते थे, ऑप्शन सी बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता था। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, जो बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता था। फिर नेक्स्ट देखें हम लोग। सत्यमेव जयते महाकाव्य कहाँ से उद्गृत है। तो जो सत्यमेव जयते है यह मुंडक उपनिषद से ये उद्गृत है, लिया गया है। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है। तो कभी कभी प्रश्न पूछता है कि यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से किस में की गई है, तो वह मुंडक उपनिषद में की गई है। उपनिषद दार्शनिक पक्ष को संदर्भित करता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। तो ब्राह्मण कहलाते हैं वेदों के गद्य प्रकरण। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है। योग दर्शन, वेदांत, सांख्य दर्शन, उपनिषद। तो ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है उपनिषद में दार्शनिक पक्ष दिए गए हैं।
उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग हैं, इसलिए इन्हें वेदांत भी कहते हैं। उपनिषद को यह ज्ञान विज्ञान का मूल आध्यात्मिक स्रोत है। इसमें ईश्वर और आत्मा संबंधित ज्ञान पर जोर दिया गया है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है अध्यापक के निकट बैठे हुए विद्यार्थी तक पहुंचा गया ज्ञान। नेक्स्ट देखें हम अपना क्वेश्चन को। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो सावित्री देवता को समर्पित है गायत्री मंत्र। जो ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण सर्वाधिक प्राचीन पुराण है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद नहीं है? धनुर्वेद, शस्त्रास्त्र, ऑप्शन सी आयुर्वेद, ऑप्शन डी योग वेद। तो योग वेद कोई उपवेद नहीं है। वैदिक देवता इंद्र किसके देवता थे? तो वर्षा और चक्रवात के देवता थे इंद्र जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बौद्ध धर्म और गौतम बुद्ध जीवन एवं शिक्षाएं। यह टॉपिक तीसरी शुरू होती है, जिसमें बौद्ध धर्म और गौतम बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, गौतम बुद्ध ने में धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र का उपदेश दिया। ये कहाँ दिया? सारनाथ में। जो उन्होंने पहला उपदेश दिया था वह सारनाथ में दिया था, जिसे धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश दिया गया था कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में नहीं है? अभिधम पिटक है, सुत्त पिटक है, विनय पिटक है, उपशाखा पिटक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। ऑप्शन ए कुशीनगर सही है, स्पष्टतः कुशीनगर इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो कुशीनगर में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 23, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए एक बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? तो महाबोधि मंदिर समूह इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यदि हम, तो नीचे दिया हुआ है, बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए हैं, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 25 क्वेश्चन देखिए, बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? भगवान बुद्ध ने सारनाथ में ज्ञान की प्राप्ति की थी, इसलिए सारनाथ महत्वपूर्ण है। भगवान बुद्ध का जन्म सारनाथ में हुआ था। भगवान बुद्ध का सारनाथ में महापरिनिर्वाण हुआ था। ऑप्शन डी, ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। ये सही है, सारनाथ में भगवान बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जैन धर्म और महावीर जीवन और शिक्षाएं। मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय कैवल्य, जिसका अर्थ है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 24वें जैन तीर्थंकर यानी अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर जो जी थे ये अंतिम तीर्थंकर थे, और ऋषभ जो थे प्रथम। महावीर जी का जो चिन्ह था वह सिंह था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ जी पहले हमने ऊपर ही देख लिया है। 29 जैन धर्म में 3 रत्न थे और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, ये क्या है? तो वो है सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष में से एक स्तंभ पर था। तो सारनाथ। देवानाम प्रियनाम किसे दिया गया था? तो अशोक को दिया गया था देवानाम प्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अशोक के कौन शिलालेख ब्राह्मी लिपि में प्रयोग नहीं किया गया है? शाहबाजगढ़ी में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है।
नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? तो स्तंभ है। फिर नेक्स्ट देखें हम, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? कश्मीर, गुर्जर, कामरूप, कर्नाटक। तो जो कामरूप था असम का क्षेत्र, वह अधीन नहीं था अशोक के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 27वां, बृहद सांची स्तूप किस काल से संबंधित है? तो यह मौर्य काल से संबंधित है। सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे? तो मेगास्थनीज इंडिका के लेखक थे। अब फिर 31वां देख, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी कौन सी थी? तो जो इसके आक्रमण के दौरान जो थी वह कलिंग की राजधानी जो तोशली थी। फिर नेक्स्ट देखें कि हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, गुप्त वंश और समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। इसके हमें अरेंज करना है कि क्रम भारत में कौन से आए। तो पहले तो जो था फाहियान चंद्रगुप्त सेकंड के कार्यकाल में आया था फर्स्ट। फिर अगर हम देखें तो हेनसांग आया था हर्षवर्धन के काल में सेकंड। फिर टॉमस रो जहांगीर के काल में थर्ड। तो सेकंड, थर्ड, फर्स्ट सही आंसर है। 39 क्वेश्चन देखें, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? तो धन्वंतरी जो थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। फिर नेक्स्ट देखें, 40वां, चरक संहिता संबंधित है, चिकित्सा से संबंधित है चरक संहिता। चरक संहिता एक प्रसिद्ध आयुर्वेद के एक विद्वान थे चरक, जो कनिष्क के कुषाण वंश के राज दरबार में रहते थे। इनकी प्रसिद्ध रचना चरक संहिता है। इसमें रोगनाशक एवं रोग निरोधक औषधियों का उल्लेख है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, खगोलविद वराह मीर और कवि कालिदास किसके दरबार में हिस्सा लेते थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य कार्यकाल में इन्होंने इनके संरक्षण में रहते थे। खगोलविद वराहमिहिर और कवि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में प्रमुख कवि थे। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय था। चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम देवगुप्त, देवराज, देवश्री तथा उपाधियां विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत थीं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 विद्वानों की मंडली निवास करती थी, जिन्हें निम्न प्रकार थे नाम इनके, कालिदास, धन्वंतरी, छप्पड़क, अमर सिंह, शंकु, वेताल भट्ट, घटकरपर, वराहमिहिर, वरुरुचि। अगर हम इसके विक्रम संवत प्रारंभ कब हुआ था? तो विक्रम संवतावन ईस्वी जो पूर्व था, विक्रम संवत की स्थापना होती है विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व, शक संवत 78 ईसा पूर्व ईस्वी हिजरी संवत 622 ईस्वी। विक्रम संवत को स्टार्ट कौन करता है? विक्रमादित्य। शक संवत को 78 ईस्वी में कनिष्क, हिजरा संवत को पैगंबर मोहम्मद साहब। अब हर्षवर्धन के कार्यकाल को देखते हैं। हर्षवर्धन ने 5 इंडीज़ को अपने नियंत्रण में लिया था। इनमें कौन 5 इंडीज़ था? वह था पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का महान राजा था। इसने 606 से 647 ईस्वी तक शासन किया। इसका नियंत्रण 5 इंडीज़ पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार, उड़ीसा तक था। हर्षवर्धन ने कन्नौज को राजधानी बनाई है। एक अच्छा नाटककार कवि भी था। इसने नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका नामक नाटक की रचना की थी। नेक्स्ट देखें, वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। तो प्रयागराज में एक बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था हर्षवर्धन ने। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? तो थानेश्वर का शासक था। पुष्यभूति वंश से रिलेटेड था। राजपूत काल, अब हम अपने 8वें टॉपिक को सिलेबस के अकॉर्डिंग देखेंगे। 46 क्वेश्चन, 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? तो तोमर वंश का 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर शासन था। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर तोमर वंश का शासक था अनंगपाल। दिल्ली के तोमर वंश के संस्थापक थे अनंगपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखें। 47, जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया? तो कन्नौज 1194 ईस्वी में।
जयचंद मारा जाता है। मोहम्मद गोरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच यहाँ पर लड़ाई होती है जिसने जयचंद की हार हुई और वह मारा गया। 48 क्वेश्चन, निम्न में से कौन से वंश ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया? चेर, पांड्य, चोल। तो राजपूत नहीं किए, चेर, चोल, पांड्य। इसका जो संगम साहित्यों में भी वर्णन मिलता है, इन्होंने दक्षिण भाग पर शासन किया। 49 क्वेश्चन देखें, पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? तो पूर्वी हिस्सा जो बंगाल का क्षेत्र है आसपास, वहाँ पर पाल साम्राज्य विकसित हुआ था। पाल वंश का पहला शासक कौन था? गोपाल था, जिसको जनता ने चुना था प्रत्यक्ष रूप से। पाल वंश का संस्थापक गोपाल ही था। फिर आज की वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं। आप आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।